हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। देखिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को रिलेटिवली करना जो है वो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि बस चार्ट देखा और चार्ट पे जो पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लोग एंट्री और एग्जिट के जो मौके हैं उनको तलाशने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो यानी कि आप किसी स्टॉक को समझना चाहते हैं, और स्टॉक बेसिकली और कुछ नहीं होता है, वो एक कंपनी का एक ओनरशिप की एक यूनिट होती है। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं किसी स्टॉक की, तो बेसिकली आप कंपनी को समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये जो स्टॉक है, जो किसी कंपनी का ट्रेड हो रहा है, तो ये कंपनी कैसी है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी का भविष्य कैसा है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आप लोगों को देखना होता है। देखिए, अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये 3 पैरामीटर्स है जिनको मोटे मोटे तौर पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको देखना चाहिए। पहला है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, यानी कि जब हम किसी कंपनी को जज करते हैं क्वालिटी बेस्ड पैरामीटर्स के ऊपर। दूसरा जो है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, यानी कि हमारे पास जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटिव डेटा है वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के अंदर आता है। और तीसरा जो है कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है इसके ऊपर जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कितना जस्टिफाइड है। तो 3 पार्ट में मैं क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और वैल्यूएशन पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करने की प्रैक्टिकल समझ हासिल होगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के क्वालिटेटिव पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। जब हम लोग क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं तो अगर आप किसी कंपनी को स्टडी करें तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाशने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जब क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं तो अगर आप किसी कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को इनके आंसर्स को तलाशने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आप किसी कंपनी को क्वालिटी बेस्ड पैरामीटर के ऊपर जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस कंपनी को स्टडी करें, क्या वो कंपनी जो बिज़नेस करती है आप उस बिज़नेस को समझते हैं या नहीं समझते। फॉर एग्जांपल बाटा फुटवेयर, बाटा शूज़ बनाती है, तो क्या आप बाटा के बिज़नेस को समझते हैं? इसका आंसर है हाँ, कि आप बाटा के बिज़नेस को समझते हैं। इसी तरह से मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके बिज़नेस मॉडल्स को समझना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी कंपनी को फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या आप कंपनी के बिज़नेस को समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्योंकि जो आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल सभी बिजनेसेस को ड्राइव कर रही है, और क्या कंपनी जो है उसका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो क्या कंपनी का टेक्नोलॉजी को लेकर के दूसरी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन है जहां से उसको एडवांस टेक्नोलॉजी जो है मुहैया हो रही है, जिससे कोई कंपनी जो है टेक्नोलॉजी की मदद से क्या अपने बिजनेस को एक दूसरे पाथ पर डाल पाएगी। कंपनी अपने आप में जिस प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो जानने की ज़रूरत है कि वो नेसेसिटी है या फिर वो एक कस्टमर की चॉइस है कि वो यूज़ करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी काम चलता है। यानी कि कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है, क्या कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काम कर रही है, क्या मार्केट में दूसरे ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो इस बात की क्या गुंजाइश है। कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कंपनी जो अपना माल है या सर्विस है इन यूज़र तक कैसे पहुंचा सकती है, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की क्वालिटी क्या है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। क्या कंपनी का बिजनेस ऐसा है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, इज़ द बिजनेस रेप्लिकेबल, स्केलेबल, मतलब कंपनी की जो कैपेसिटी है उसको क्या स्केल अप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कंपनी के फ्रेंचाइजीज मॉडल के अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती है, जिससे कंपनी जल्दी से बढ़ने की कोशिश कर सकती है। तो ये जो सारी बातें जो हैं वो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के अंतर्गत आती हैं। कुछ और बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा आगे, जिन पॉइंट्स पर आपको नज़र डालनी है। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रही है क्या उसकी डिमांड अभी है मार्केट में करंटली, या फिर आगे बनी रहने की उम्मीद है।
व्हाट इज़ डिमांड सप्लाई गैप इन द इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स गैप। मतलब कि जो कंपनी अभी सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है, क्या वो हमेशा डिमांड में बने रहने के काबिल हैं। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जिस कंपनी के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी आज से 10 साल बाद भी खड़ी रहेगी, 10 साल बाद भी अच्छा बिजनेस निकालेगी मार्केट से, क्या कंपनी आने वाले वर्षों में और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है। मॉड का मतलब क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट अटैक, यानी कि अगर कंपनी को कंपटीशन झेलना पड़ रहा है तो क्या कंपनी के पास कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म अवेलेबल है, क्या कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसका कंपनी फ़ायदा उठा सकती है, कंपनी के पास क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कंपनी अपने चैलेंजेस को डिफरेंशिएट कर सकती है। और अगर कंपनी के पास कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिव फैक्टर हैं, कोई ऐसे एडवांटेज हैं, तो क्या कंपनीज इन एडवांटेज को सस्टेन कर सकती है। और साथ ही हम लोग इस बात को तलाशने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है उसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, किस तरह की डाउनसाइड इन्वॉल्व है, कि कंपनी जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट के अंदर उतार रही है तो जो आउटपुट जो है उसका जो प्राइस जो है उसको तय करने की फ्रीडम या एबिलिटी कंपनी के पास है या नहीं है, और अगर है तो कंपनी इस एडवांटेज को सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। और हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो पीछे से जो इनपुट आ रहा है उसकी प्राइस को लेकर के कंपनी कितनी पावर कमांड करती है, यानी कि ये कंपनी के हाथ में है कि वो अपने सप्लायर्स को कमांड कर पाए कि भैया इस प्राइस पर ही हम लोग माल लेंगे, या फिर उसके पास और भी सप्लायर्स है कि वो कहीं से भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए माल कहीं से भी ले सकती है। और हम लोग को ये भी देखने की ज़रूरत है कि कंपनी का इंडस्ट्री का एंट्रेंस क्या है, क्या इस इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी आ सकता है, कितना चैलेंजेस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इससे मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज़ी से और आसानी से बढ़ सकता है। या फिर कंपनी एक ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर है जहाँ पर एंट्री बैरियर्स बहुत हाई है, यानी कि नई कंपनियों के लिए आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है या नहीं है, बिजनेस को लेकर के एनर्जेटिक है या नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग को देखने की ज़रूरत है। आगे कुछ और बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो बातें आ रही हैं आपके सामने कि कंपनी में जो प्रमोटर्स स्टेक है, जिन प्रमोटर्स ने कंपनी को इस्टेब्लिश किया है, तो क्या उन प्रमोटर्स ने पिछले कुछ समय में बायबैक किया है। अगर बायबैक किया है तो ये स्टॉक के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ऐसा तब होता है जब हम मान के चलते हैं कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के अंदर विश्वास है, इसीलिए वो अपने शेयर्स को इन्वेस्टर से वापस खरीदना चाह रहे हैं। और साथ ही हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कंपनी के साथ कोई मेजर इशू तो नहीं है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं चल रहा है। ये भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी कितनी है, इंस्टीट्यूशनल्स की हिस्सेदारी कैसी है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में पिछले 5 सालों में कैसे चेंजेस हुए हैं और कंपनी के टॉप 10 होल्डर्स कौन कौन से हैं। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या कंपनी के पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जो कंपनी में तेज़ी को बढ़ा सकता है या जिसके कारण कंपनी में गिरावट भी आ सकती है, तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। या फिर कंपनी एक ऐसे एडवांटेजियस मोड पे बैठी है कि जहाँ पर कंपनी को बढ़ाने के लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कंपनी इतनी ज़्यादा नेसेसिटी पे है कि कोई कंपनी को एक इडियट भी एक अच्छे से रन कर सकता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा बिज़नेस क्या वो चला रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फार्मा कंपनी चला रहे हैं, कोई कुछ ऐसी दवाई बना रहे हैं जिसका पेटेंट आप लोगों के ही पास है, यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के पास ही उसका पेटेंट है दवाई बनाने का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक नेसेसिटी है कि कंज्यूमर के पास और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। अगर वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को ख़रीदना चाहता है तो उसे उस ही कंपनी के पास जाकर उस दवाई को ख़रीदना होगा, क्योंकि कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है कहीं से ख़रीदने का। और कंपनी के लिए ये एक एडवांटेज है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बिकॉज वो जो भी बनाएगा वो बिक ही जाएगा मार्केट में, बिकॉज ही हैज़ द पेटेंट फॉर दैट। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, कंपनी के वीकनेसेस क्या क्या हैं, कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, कंपनीज के ऊपर थ्रेट कैसा है, और इन सभी चीज़ों को कंपनी किस तरह से हैंडल कर रही है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं और इनके आंसर जो हैं वो आप लोगों को तलाशने होंगे। और इन सभी बातों के चलते जो हमारे पैरामीटर्स है, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स
टॉपिक जिसको अभी हम लोग ने डिस्कस किया। आप क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के ऊपर कंपनी को समझ पाएंगे, कंपनी के बिजनेस को समझ पाएंगे और डेफिनेटली आप स्टॉक के बारे में भी एक पर्सपेक्टिव ले पाएंगे कि हाँ इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना बनता है या नहीं बनता है। आज हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया जिसमें हमने क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को डिस्कस किया। एक अनदर वीडियो में इसके बाद अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।